इसी पे बात करेंगे। एक एक्सपर्ट हुँ, हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बिल्कुल। एनवायरमेंट साइंटिस्ट मैं उनको कहूँगी, हुँ, प्रोफेसर हैं हमारे डॉक्टर शफीक अहमद कम्बो साहब। उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। आप कई सालों से इस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के बाद पाकिस्तान पर बहुत मनफी असरात होंगे, और अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि देहात के देहात हमारी आंखों के सामने ये पानी उनको बहाता ले जा रहा है। 300 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मॉनसून की जो शिद्दत है वो 50 से 60% ज़्यादा है। अब फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को और हम सबको क्या करने की ज़रूरत है? देखें, नीलम, बड़े अफ़सोस की बात है। सबसे पहले तो इतना जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक़्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में, तो ये जो हिमालय और इसकी कराक्रम की तराइयाँ हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश का ज़्यादा हिस्सा अगर अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है, तो इन 2 पहाड़ों की जो तराइयाँ हैं, जिनको आप आउटस्कर्ट्स कह लें या इनके फुट हिल्स कह लें, वहाँ पे इस वक़्त 2 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे ये पिछले 2 महीनों में टेम्परेचर नॉर्मल से 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है। जिसके नतीजे में यहाँ पे ग्लाफ्स हो रहे हैं, ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो रही है, यानी ग्लेशियर्स फट रहे हैं, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर पे सस्टेन करने के लिए काबिल ही नहीं है। तो एक तो उसकी वजह से दरियाओं में पानी जो है, नदी-नालों में जो ट्राइब्यूटरीज़, मुआवन छोटे दरिया हैं, उनमें पानी की बहुत ज़्यादती हुई है। और दूसरा जो हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट, जो कि बहुत एक रेयर फिनोमेनन था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। माज़ी में बहुत कम हमें ऐसे वाक़यात सुनने को मिले, लेकिन इस दफ़ा तो पै दर पै। आपने अभी मालाकंड डिवीज़न या मानसरा डिवीज़न की बात की है, हज़ारा डिवीज़न की। लेकिन आप देखें तो फुटवार डिवीज़न में आज से 1.5 महीना पहले चकवाल में पहले क्लाउड बर्स्ट हुए, और फिर इस्लामाबाद में हमने देखा, पिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ पे इतनी टॉरेंशियल रेन्स थी और उसको फॉलो करता हुआ जो है फिर फ्लैश फ्लड्स आए। तो ये जो क्लाउड बर्स्ट और ड्रॉप हैं, ये बुनियादी तौर पे इस वक़्त माली और कराकरम की तराइयों में इतनी शिद्दत से हो रहे हैं कि ये मोर सबक कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने इस वक़्त पाकिस्तान और जनूबी एशिया के शुमाली इलाकों को मुकम्मल तौर पे अपनी लपेट में ले लिया। तो अब आपका जो सवाल है वो बड़ा रेलेवेंट है कि हम कर क्या सकते हैं। तो देखें, बदकिस्मती से इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुकूमतें जो हैं वो बड़ी रिएक्टिव अप्रोच के साथ चलती हैं। हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। रिएक्टिव अप्रोच यही है कि आप फौरी तौर पे रिलीफ एफर्ट्स हैं, और हम जनाब वहाँ हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, और अजीब सी हमने इतना हड़बोंग है, ट्रक जा रहे हैं राशन के, हुकूमत ऐलान कर रही है जी फी घराना 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। सब रिएक्टिव अप्रोच है। हम इतने सालों से रौला डाल रहे थे कि 2025 के बाद पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया को इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत क्या करना था कि इन हिमालय के जितने दरिया हैं, नदी नाले हैं, इन पहाड़ी सिलसिलों में, जो यहाँ पाकिस्तान पंजाब में चकवाल से कलर कहाँ से शुरू हो जाता है आपका, ये साल्ट रेंज, और उसके बाद का ये हिमालय तक जो सिलसिले जाते हैं पहाड़ी, इनमें जितने नदी नाले, जितने मुआवन दरिया, जितने बड़े दरिया हैं, उनके किनारे पे इंसानी बस्तियां बिल्कुल हमें प्लान करके खत्म करनी थी, और उनको दूर बसाना था। और साथ ही साथ इन दरियाओं की, नदी नालों की सफाई करना बहुत जरूरी थी, खसूसन पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब इवेंचुअली चूंकि हमने ये काम तो किया नहीं, हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम खतरा जो है जब हमारे सर पे पड़ता है तो फिर हम फौरी तौर पे रिएक्टिव हो जाते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी गलती जो है हमसे ये हुई है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक बड़ा सबक पोशीदा है, क्योंकि आने वाले सालों में मैं आपको बार बार अपने हर प्रोग्राम में यही तस्करा कर रहा हूँ कि साइंसदानों के मॉडल्स जो हैं वो इस खतरे को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है कि इंसान अपनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम नहीं कर रहे। हम अपने हाथों से अपना इतना खूबसूरत स्यारा तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए मेरे जैसे बंदा जो थोड़ा सा इसका तालिब इल्म है और इन चीज़ों पे नज़र रखता है, वो इस हवाले से मायूसी का शिकार है कि जितनी देर तक हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम नहीं करेंगे, हमें कोई बेहतरी जो है वो होती हुई नजर नहीं आती। हुकूमती बिल्कुल। सतह पे करने का काम ये है कि एक तो वो इन नदी नालों की सफाई और इसके किनारों पे आबादी जो है उसको उठाए, साथ ही साथ हुकूमत जो है
उसके करने का काम फौरी तौर, जैसे मैं आज एक दोस्त बता रहे थे जर्नलिस्ट शाम को कि अभी भी ये आलम है कि शांगला की वो बात कर रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है परसों तरसों और आज मकामी लोग भागम भाग जनाब वो जो नदी नालों के अंदर जितने दरख्त कट पहाड़ों से टूट के आए वो और रेत उठाने के लिए भाग रहे हैं। कोई हुकूमती अदारा वहां पे मौजूद नहीं है जो उनको रोक सके। ठीक है, लोग पानी में नहा रहे हैं और आज 3 बंदे उसने बताया कि जी पानी में डूब के मर गए हैं। यानी हुकूमती जो रिट है, जो अमलदारी है वो हमें नजर आनी चाहिए। लोग हम्म। 7 तारीख तक अभी भी क्लाउड बर्स्ट की जो है फोरकास्ट है और उसके बावजूद आप लोगों को लोग जाने अभी दे तक रहे उसी हैं। इलाके में मौजूद हैं यकीनी तौर पे। अच्छा सर, ये तो वो काम थे जो पहले से कर लेने चाहिए थे, जिस तरह से आपने बताया डिटेल में। और आप आज से नहीं, आप बहुत सालों से जो इस फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं। आप मीडिया के ज़रिए से भी, उसके अलावा रिसर्च के ज़रिए से भी आप और आप जैसे लोग जो हैं वो तो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपको लगता है मुकामी लेवल पे कोई अलर्ट सिस्टम है, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है? और अगर, चूँकि सुनते तो हम हैं कि भाई बड़े बड़े इदारे हैं और पाकिस्तान में फ़्लड पहली दफ़ा नहीं आए, मुख्तलिफ़ इलाकों में आते रहे हैं। ठीक है, इस बार वो शायद बहुत ज़्यादा उनकी जो एक इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल इस मकसद के लिए इदारे तो मौजूद हैं। तो वो कहाँ पे फ़ेल हुए जो इतनी बड़ी तादाद में हमें तबाही देखने को मिल रही है? वह एक तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत अदारे इनने बनाए हैं। एनडीएमए नेशनल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमए है रिलीफ के लिए, और बहुत सारी अल खिदमत फाउंडेशन है, और हमारे पास तंजीमें हैं जो कि इस तरह के मौक़ों पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली जाके काम करती हैं, फील्ड में लोगों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती। बट एक बात जो अहमद मैं कहना चाहूँगा कि ये बदकिस्मती से जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी बात जो है इसका गैर यकीनीपन है। इससे जुड़े हुए जो सानेहात हैं, हादसात हैं, वो इतने अचानक होते हैं और इतने बड़े पैमाने पे होते हैं कि इंसान उसके लिए जितनी मर्ज़ी तैयारी कर ले, वो उसमें फ़िलहाल वो सानेहात हमसे जीत रहे हैं। इंसान जो है वो फ़िलहाल इस जंग को हार रहा है। कैसे? जैसे मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ कि आप अमेरिका में देखें कि अमेरिकन्स जो हैं वो अपनी तमाम तर कैपेसिटी के बावजूद जो हेल फायर्स लॉस एंजलिस में इस दिसंबर में लगी, उसको नहीं रोक सके। पूरे लॉस एंजलिस का गिरदो-नवाह तबाह करके आग इतनी कितनी अमेरिका से ज़्यादा किसी के पास किसके पास रिसोर्सेज़ नहीं होंगे। सैकड़ों हेलीकॉप्टर क्या, फायर ब्रिगेड की हज़ारों गाड़ियाँ क्या, हज़ारों उनके रज़ाकार दिन-रात एक करके वो उस आग को नहीं बुझा सके। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। इनकी प्रिडिक्शन भी मुश्किल है और इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इंसान को इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट करना होगा। प्रिडिक्शन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अमेरिका में बोस्टन के अंदर जो सैलाब आया 2 डेढ़ महीना पहले, उसमें 170 लोग मर गए उनके। अगर अमेरिका के पास कोई इतनी प्रिडिक्शन का अच्छा निज़ाम होता, और वो भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था बोस्टन में एक दरिया के ऊपर। तो नहीं अमेरिकन्स को भी पता चला और क्लाउड बर्स्ट हुआ और आनन-फानन उसके ज़रिए से फ्लैश फ्लड जो आया और उसने बहा के वो 27 बच्चियाँ भी एक दरिया के अंदर अपना समर कैंप लगा के बैठी थी। तो क्लाइमेट चेंज के से जुड़े हुए जो ये सानहात, ये आफ़ात हैं, इनकी सबसे बड़ी जो इनका जो माइनस पॉइंट है, जो अभी तक इंसान जो है, उन पे हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, बल्कि दुनिया कर रही है इस वक़्त, कि हम इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी को किस तरह जी। से स्मार्ट करें। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं तो आम जहनों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि क्या पहले भी मॉनसून भी आती थी, पहले भी बादल भी आ रहे थे, पहले भी ये सारी पोल्यूशन, ये सब कुछ इस सिस्टम का हिस्सा था, कोई तैयारी भी नहीं होती थी? तो अब ये क्यों इतने मतवातर, हम ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद फिर फौरन से फिर बड़ी तबाही होती है, फिर अचानक से लोगों की जानें चली जाती हैं? जी, देखिए क्लाउड बर्स्ट जो है ये बुनियादी तौर पे बादल का फटना, उर्फ़े आम में हम इसको कहते हैं। बादल क्यों फटता है? चूँकि अब जो नमदार हवाएँ जो हैं, जो समुंदर से आती हैं और आगे हिमालय से टकरा के बादल बनाती हैं, वो अपने रूटीन पैटर्न में नहीं आ रही। मैं बार-बार जैसे कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में स्यारा अपना टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अपने नॉर्मल से बढ़ा चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है। जिस तरह हमें बुखार होता है तो हम नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे होते, ये स्यारा भी इस वक़्त एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। लिहाज़ा वेदर पैटर्न्स चेंज होने के नतीजे में मौसम जो है उनमें अब इतनी शिद्दत आ गई है कि वही नमदार हवाएँ जब हिमालय से टकरा के वो बादल बनाती हैं, तो वो बादल जब ऊपर ये हवाएँ उठती हैं, तो वो बादल इतना डेंस और इतना भारी हो जाता है कि उसके पास उसके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इवेंचुअली वो फिर ब्रस्ट करता है और फिर अचानक वो सारा पानी जब गिरता है,
किसी पहाड़ की ढलान पे, तो वो अपने साथ वो इतनी बड़ी मिकदार में पानी होता है। इसकी डेफिनेशन जो है पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारे लोकल महकमा मौसमियात है उन्होंने ये बना रखी है कि अगर एक महदूद इलाके में 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के दौरान अगर 100 मिलीलीटर बारिश हो जाए, तो 1 घंटे में यानी तकरीबन 4 इंच अगर बारिश हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ है। लेकिन अब ये है कि एक ही वक्त में 2-2 3-3 क्लाउड बर्स्ट इवेंट एक-एक 2-2 किलोमीटर के एरिया में हो रहे हैं। जैसे आज शवाबी के बारे में भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो अभी प्रेडिक्शंस हैं मैट डिपार्टमेंट की कि वहाँ पे 2-3 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो वो इवेंचुअली इतना पानी आया कि वो फिर अपने साथ इतने बड़े-बड़े आप पत्थर देख रहे होंगे, आप वीडियोज़ देखें कि उनको आप कई क्रेनों के साथ नहीं हिला सकते, तो पानी उनको बहाकर नीचे ले आता है। फिर एक और बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये जो स्लोप है ये बहुत स्टीप है, यानी इस तरह से करके ये दो बरे आजम जो है ना, ये इस तरह से खड़ा है, इधर दुनिया की छत है और यहाँ पे बहरा हिंद है, तो वो पानी इतने फ्लो के साथ नीचे आता है कि वो फिर रास्ते में हर चीज खसो खसाब की तरह बहा कर ले आता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है और ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक वाकया है। और क्लाउड बिल्कुल। बर्स्ट जो है वो एक न्यू नॉर्मल है, हमें इसके मुताबिक अपने सिस्टम को ढालना होगा, अपने जिंदगी जो है अब इसके साथ ही अगर हमने रहते हुए जीना है, तो हमें सीखना होगा कि किस तरह से क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स के बाद खुद को टोरेंशियल फ्लैश फ्लड के जरिए से या उससे लैंडस्लाइडिंग से कैसे बचाना है इंसान यकीनी को। तौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, ग्लोबल वार्मिंग की बात की और उसकी वजह से हम उसका जिक्र तो सुन रहे हैं, लेकिन अब अपनी आंखों से उसकी जो तबाही है वो होती हुई भी देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का इतना कसूर है कि वो इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है कि ख़ित्ते में जो सबसे ज़्यादा नुकसानात का निशाना भी वो बन रहा है? और जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी माहौलियात की बात होती है, तो बहुत सारा क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट फाइनेंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनकी बात की जाती है। तो क्या कोई आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी बनती है, आलमी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि वो आगे बढ़ के पाकिस्तान की मदद करें, या जो खित्ते में दीगर ममालिक हैं उनकी भी? वार्मिंग किस वजह से हो रही है, हम इस इक्वेशन को समझ लें तो हमें बहुत सारे मसाइल की समझ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन से, जो इंसानी एक्शंस के नतीजे में जन्म लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन 3 बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनको इंसान खारिज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, खुराक के निज़ाम के अंदर, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम बेशुमार। आप एक बर्गर खाते हैं तो वो जिस खेत में उगता है उस खेत के अंदर जितनी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर फेंकते हैं उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। आप चावल खाते हैं तो चावल की फसल में से मीथेन गैस एमिट होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस नए लाइफस्टाइल ने और एनर्जी सेक्टर ने, इंडस्ट्री ने, और इसने इतने बड़े पैमाने पे ये ग्रीन हाउस गैसेस खारिज की हैं कि इन्होंने इवेंचुअली इस सारे को ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे आश्कार कर दिया। अब मुसलसल 30-40 साल से ग्लोबल वार्मिंग रहने के बाद अब यहाँ पे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो नॉर्मल नहीं रहे, वो एबनॉर्मल हो गए हैं। वो अब देखें 4-5 महीने बारिशें ही नहीं हो रही थी और फिर अचानक इतनी बारिशें हो रही हैं कि अब वो कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। साथ ही साथ आप देखें कि ये जो मानसून की बारिशें हैं ये अब अपने नॉर्मल पैटर्न पे उन इलाकों में नहीं बरस रही जहाँ पे ये पहले माजी में बरसती थी। अब ये उन इलाकों में जाके बरस रही हैं जहाँ ये कभी भी नहीं बरसी थी। यानी ये जो हमारे यहाँ यानी 100, मैं आज शाम को मैट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनकी प्रोडिक्शन उनका रिपोर्ट ये है कि 100 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ अब जो है इसने रुख कर लिया है मानसून के पैटर्न में, जो कि तारीख में कभी भी इस रीजन में नहीं हुआ। तो ये जो पैटर्न्स के अंदर तब्दीली है, इसी का नाम जो है वो क्लाइमेट चेंज है। अब इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो उन मुल्कों का है जिनकी इंडस्ट्री ज्यादा है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट ज्यादा है, जिनके पास लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूमर बेस्ड है, बहुत लैविश है। तो इवेंचुअली उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हिस्टोरिकली अमेरिका ने खारिज की हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त पिछले 30-40 सालों से चाइना ने बहुत तरक्की की है, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ज्यादा हुई है, मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हुई है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस चाइना तकरीबन 24% सालाना खारिज करता है, लेकिन दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे पे इंडिया है। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो अमेरिका ने खारिज की हैं, फिर यूरोपियन यूनियन ने खारिज की हैं, फिर रशिया ने खारिज की हैं, और चौथे नंबर पे हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जहाँ से निकलते हैं। तो पाकिस्तान जो है, हमारे पास ना इंडस्ट्री है, हमारी एग्री इकानमी है, तो पाकिस्तान लेस देन 1% जो है वो खारिज करता है ग्रीन हाउस गैसेस। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसके जो असरात हैं वो फेस करने के लिए सबसे आगे हैं दुनिया में। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है कि
पहली बार हम किसी चीज़ की जो कॉज है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है। उसके नुकसानात का रुख जो है वो हमारी तरफ है। और ये जो इलाके मुतासिर हो रहे हैं सर, ये तो वो इलाके हैं जहाँ पर आबो हवा भी अच्छी है, जहाँ पे आसमान भी साफ दिखाई देता है, जहाँ के लोग बड़े ही ऑर्गेनिक उनका एक लाइफस्टाइल है, वो अपने घरों में ही सब्जियां उगाते हैं और वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब लोगों में यकीनन एक खौफ व हरास आएगा, अवेयरनेस भी आएगी, लोग खुद भी घर छोड़ेंगे। तो क्या हुकूमत अकोमोडेट कर सकती है कि ये शांगला, मानसहरा, बुनेर, बाजोर के मतलब यहाँ से अगर लोग निकलते हैं कहीं और, इनके लिए मुतबादिल निज़ाम बनाया जाए रिहाइश का? प्लेसमेंट तो वक़्ती तौर पे कुछ महदूद पैमाने पे होगी, लेकिन अगर अगर गवर्नमेंट जो है वो सिद्क़े दिल से चाह रही है कि फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स के नतीजे में जानी और माली नुकसान ना हो, तो हमें कोई इनके लिए अल्टरनेटिव प्लान्स लेकर आने होंगे। मैं अब ये कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि हमें रीमॉडलिंग करनी है इस पूरे हिमालयन जो आउटस्कर्ट्स हैं, ये जो तराइयाँ हैं हिमालय के जितने पहाड़ी सिलसिलों की, चाहे वो आपके पास कोहिस्तान में है, चाहे हज़ारा में है, चाहे वो इधर पोठोहार में है, ये सारा इलाका जो है अब आपको रीमॉडल करना होगा। किसी नदी, नाले, किसी वो पानी का कुदरती जो रास्ता है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। पानी को अपने नॉर्मल पैटर्न के अंदर जाके बहने दें दरिया के अंदर। 1 साल अगर बारिशें नहीं होती, तो बदकिस्मती से अगले साल लोग फिर वहाँ पे दरमियान में घर बना लेते हैं। हमारी मेमोरी इतनी कमज़ोर है कि हम पिछले वाक़ये को भूल चुके होते हैं। तो हमें अब इस न्यू नॉर्मल के मुताबिक अपना लाइफ़स्टाइल जो है उसको तब्दील करना होगा, इसी में हमारी बक़ा है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और